हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज में अपना एनिमल किंगडम को। देखो, एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जो हम रिलेट बहुत कर पाते हैं, जिसके एग्जांपल्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आप नीट का एग्जाम देने वाले हो या फिर आप कोई भी स्टेट बोर्ड्स देखने वाले हो, आप सब में एक कॉमन पैटर्न देखोगे कि एक वहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल की एक अलग ही वैल्यू होती है। अब अगर आप आगे चल के, अगर आप 12th 11th बोर्ड्स में हो, आगे चल के आपका प्लान है कि आप नीट एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको अपनी एनसीईआरटी कोर करनी पड़ेगी और उसको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ रखना पड़ेगा अभी से। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसका अप्रोच से नोट्स कैसे बनाएंगे और उसके एग्जाम्पल्स कहाँ रिलीवेंट होंगे। उन सभी बातों को हम आज देखने वाले हैं इस लेक्चर में, तो अंत तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगा जिससे आप एनसीईआरटी को कम समय में इफेक्टिवली सिर्फ एक बार में हमेशा क्लियर पढ़ सकते हो। इवन मैंने इसका एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। आपका मन होगा तो जाके देख लेना, मैं ऊपर वीडियो पिन कर दूंगा, ऊपर मैंने पिन करी है, देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एनिमल किंगडम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। चलिए एक बात जान लीजिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हम किन बेसिस पे एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं और उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी लाइन यानी कि प्रीफेस होता है जो हर एक चैप्टर में, उसी से स्टार्ट होता है चैप्टर। कहता है कि व्हेन यू जब एनसीईआरटी आपसे क्या कहती है, देखो कहता है व्हेन यू लुक अराउंड You will observe different animals and different structures and forms. आप जब आसपास देखोगे तो आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन अलग अलग वैरायटी भी दिखेगी आपको। कहता over million species of an animal has been discovered till now. The need for classification becomes all of the more important. अब देखो, हमारे पास मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या है, क्लासीफाई उनको करना कि भाई ये इस कैटेगरी में आएगा, इसका ये कैटेगरी है। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्या बन गया, क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, काफी जरूरी बन गया क्लासिफिकेशन। यहाँ पे कह रहा है कि द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज। मान लो आप एक जंगल में गए, आपको एक ऐसी स्पीसी की देखने को मिल रही है जो कि अभी फाइंड ही नहीं हुआ है, तो आप उसको प्लेस कैसे और कहाँ करोगे। जब हम क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ट रहेगा तभी तो हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं और उसको प्लेस कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे अगर आ गया, आप अगर बोर्ड्स में हो तो एक क्वेश्चन आ सकता है कॉमनली कि वाई वी नीड क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे लगा देना ये आंसर, क्योंकि इनको असाइन कर सकेंगे हम, सिस्टमैटिक पोजीशन इनकी दे सकेंगे जब कोई नया ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा। दैट्स वाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी कह लो या फिर इंपॉर्टेंट कह लो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर हमारा 4.1 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब हम किन किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं और उसी पे हम देखेंगे। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिस। क्यों मैं बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें है, कह रहा है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर फॉर्म of different animal, there are fundamental features common to various individuals in relations to the arrangement of cells. देखो कहने का मतलब हर इंसान अलग अलग है, अलग अलग दिखता है, लेकिन एक फंडामेंटल कोर फीचर तो सेम होता है ना। कोर फीचर क्या है, उसके 2 हाथ 2 पैर 2 नाक 2 आंख होगी, ये कोर फीचर है। मतलब इसे कहते हैं हम फंडामेंटल सिमिलैरिटी फीचर, फंडामेंटल फीचर्स दैट आर कॉमन इन वेरियस इंडिविजुअल्स। समझ में आया क्या, किन किन स्ट्रक्चर्स, किन किन बेसिस पे बात कर रहा है। उनमें सेल का अरेंजमेंट कैसा है, इसको मैं अलग कलर्स कर दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। उनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसा है, उनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसा है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, नेचर ऑफ सिलोम कैसा है। अच्छा, ये सब भी बता देता हूँ। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल मतलब सेल उनकी एग्रीगेट है, फ्री है, मतलब कि लूजली पैक्ड है, कि एकदम अच्छे से कॉम्प्लेक्सली पैक्ड है, ये सारी बातें। बॉडी इनकी सिमेट्री है, सिमेट्री मतलब दोनों पार्ट्स इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। नेचर ऑफ सिलोम, इनमें इनके बॉडी में सिलोम क्या होता है जानो। दरअसल होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी, ये बॉडी और इसके अंदर जो ऑर्गन है, बॉडी ऑर्गन और इसके बीच में जो स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं सिलोमेटिक स्पेस, इसी को हम लोग कहते हैं सिलोम। अब होता क्या, कह रहा है कि पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के पैटर्न्स कैसे हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका कैसा है। ठीक है,
तो यही सब these features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here। कह रहा है कि यही सारी चीजें हम क्लासिफिकेशन का बेस मानते हैं, इन सभी चीजों को हम क्लासिफिकेशन का बेस मानते हैं और इन्हीं में से कुछ के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। समझ में आया क्या? अगर आप यहीं से निकालना चाहो तो क्या क्या निकाल सकते हो, देखो किस किस बेस पे। पहला, अरेंजमेंट ऑफ सेल कैसा है इनमें, ठीक है। दूसरा, इनमें बॉडी की सिमेट्री कैसी है। तीसरा, नेचर ऑफ सिलोम कैसा है। चौथा, इनका एनिमल का क्लासिफिकेशन, अच्छा इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कैसा है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें कैसा है। तो हमने टोटल कितने अरेंजमेंट देख लिए, एक ये वाला अरेंजमेंट ऑफ सेल, दूसरा बॉडी सिमेट्री, तीसरा नेचर ऑफ सिलोम, चौथा डाइजेस्टिव सिस्टम, पांचवा सर्कुलेटरी और छठवां रिप्रोडक्टिव। कुल मिला के हम 6 चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारा इसमें आता है 4.1 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट मिनट, इसको सिमिलर हो गया, ठीक है। हमारा पहला आता है 4.1.1, यानी कि हमारा पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखो सीधी सी बात, बड़ी सिंपल याद रखना, एनसीईआरटी बहुत खूबसूरत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एनसीईआरटी को पढ़ नहीं रहे हो। 11th में जो भी बच्चा है बिगनर, प्लीज इस वीडियो को देखना। देखो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, जाहिर सी बात है यार, मैं भी आपकी जगह होता ना तो मैं भी उन्हीं की वीडियो देखता जो बहुत फेमस टीचर्स हैं। याद रखना, मैंने एक रील में देखा था कि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं या फिर बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिन पे व्यू नहीं आता, बट इसका मतलब ये नहीं है, किसी भी टीचर को आप व्यू से नहीं डिफाइन कर सकते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेरे को बहुत नॉलेज है बहुत कुछ, लेकिन हाँ आप इस लेक्चर को देखोगे ना, मेरी आप 3-4 वीडियो देखोगे ना, तो आप भी मेरी वीडियो को आओगे देखोगे कि हाँ यार बंदा जेन्युइन है, आपको फील होगा। क्योंकि देखो मैं भी चाहता हूँ ना कि यार चीज़ें सिंप्लीफाइड हो जाएं। अब होता क्या कि यार अब स्टीरियोटाइप बन चुका है कि भैया यही है हमारे पास, हमारे टीचर्स तो यही है, भैया ही हमको सब कुछ बताते हैं, तो वो बात नहीं है। जरा सा इसको भी देखते हो। चलो कह रहा है थ्रू ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स, या फिर मैं कहूँ एनिमिलिया और मल्टीसेलुलर। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमिलिया में सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, यहाँ बात सही है बिल्कुल। कह रहा है कि ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सारे मल्टीसेलुलर हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सब में सेल का अरेंजमेंट सेम है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं क्या, कंफर्म है ये कि ऐसा नहीं होगा। देखो वो बता भी रहा है, दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सब में एक जैसा सेल का ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखो जब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो करेक्ट, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की हम एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं, स्पॉन्जेस का एग्जांपल ले रहे हैं। स्पॉन्जेस में होता क्या है, द सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट। स्पॉन्जेस की जो सेल्स होती है ना, उनकी सेल्स बड़ी लूज होती हैं। लूज होने का मतलब पता है कैसे? देखो मान लो ये अगर स्पॉन्जेस की बॉडी है, इनकेस मान लो, ठीक है अभी दिख रहा है, अच्छा मान के चलो ये अगर स्पॉन्जेस की बॉडी फॉर एन एग्जांपल, तो इसकी सेल्स यहाँ देख रहे हो। अब जब ये सेल्स दूर होगी तो ऑब्वियस बात है, अगर सेल्स दूर होगी तो इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे हल्का सा फ्यूज सा होगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा। तो होगा क्या, इसकी सेल्स ना मतलब ऐसे जलजला, मतलब जैसे जेल होती है ना, जेल ऐसा होगा, एग्रीगेट है, मतलब वहां पे मतलब एकदम डेंस टाइटली पैक्ड नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे, दैट इज दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एग्जांपल हमको मिल गया पहला यहाँ पे कि किस चीज का, स्पॉन्जेस का। स्पॉन्जेस हैव विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्जेस हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्जेस हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बात पता चल गई। चलो आगे बढ़े। कह रहे कि सम डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर किस, अगर देखो एक बात समझो, डिवीजन ऑफ लेबर, ये जो बात है ना, ये बात कहाँ आपको स्ट्राइक करती है? डिवीजन ऑफ लेबर अगर आप सुनते ही आपके दिमाग में अगर टिश्यू की बात आ रही है, अगर आपके दिमाग में टिश्यू की बात आ रही है, तो समझ लो कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब समझते हो, हमारे पास ढेर सारी सेल्स हैं, हमने कुछ सेल्स को असाइन कर दिया कि आज से आप सिर्फ कार्डियक काम करोगे, मतलब आप हार्ट की सेल बन जाओगे, ठीक है। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन फीचर्स इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। इन्हीं को हम आगे चल के बोल देते हैं दे आर नोन एज टिश्यू, ठीक है। अब हमने सेलुलर लेवल पढ़ लिया, इसका मतलब कंफर्म है क्या आगे आने वाला है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ,
कह रहा है कि अकर्स अमंग द सेल्स, ये ठीक है। अब कह रहा है इन सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेट्स में, सीलेंट्रेट्स भी क्या है, एक तरह के एनिमल, एक किंगडम ही है ना सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स की हम बात करेंगे तो दे अरेंज, अच्छा, द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, किसके कंपैरिजन में, स्पॉन्जेस के कंपैरिजन में। हियर द सेल परफॉर्म्स द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू द टिश्यू, तो कह सकता हूँ क्या कि सीलेंट्रेट्स में कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे देखो टिश्यू काम कर रही है ना, हेंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसमें, याद करते चलिएगा, सीलेंट्रेट्स में। सीलेंट्रेट्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो स्पॉन्जेस हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कह रहा है कि अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे भी ज्यादा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, दैट इज ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल, ठीक है। ऑर्गन लेवल क्या है भैया, जहाँ पे ऑर्गन डिसाइड हो जाए, एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन जाए, जैसे हमारे में किडनी, लिवर, हार्ट, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इज एग्जिबिटेड बाय द, अच्छा, ये ऑर्गन सिस्टम जो है ये कौन एग्जिबिट करता है, ऑर्गन सिस्टम किसमें होता है, वही कह रहा है ऑर्गन सिस्टम इज एग्जिबिटेड बाय द प्लेटीहेलमिन्थेस एंड अदर हायर फाइला वेयर द टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सा बना दूं, क्रोनोलॉजिकल क्या ही कह लूं, एक तरह का पैटर्न समझ लो। सेल है, सेल ढेर सारे कंबाइंड हो गए तो टिश्यू बना, टिश्यू ढेर सारे कंबाइन होकर सिमिलर फंक्शन करे तो क्या बन गया हमारे पास, ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गन ढेर सारे एक ही बॉडी में आ जाएंगे तो बन जाती है एक होल बॉडी, ठीक है। ये बात दिख रही है आपको, इसको थोड़ा सा एक तरह का आप दिमाग में इसको रखना। तो यहाँ पे हमको पता चल गया प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस के ऊपर, मतलब प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, कुछ भी उसके ऊपर के जितने भी फाइला हैं सारे, सब में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है इतनी बात, चलो बहुत वेरी गुड, नाइस। यहाँ तक बात अगर आ रही है तो बिल्कुल आपको एक एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। क्या कि ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, देखो ध्यान समझना, इन क्या रहा है, इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, ऑर्थोपोड्स, एनिलिडा और ऑर्थोपोड्स और मोलस्का, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का ऑफ अच्छा मोलस्का, कह रहा है कि इकाइनोड, अच्छा, एंड इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम। अब इनके ऑर्गन जो है काम भी करने लगे, ठीक है। ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, बिल्कुल ह्यूमन वाली बात हो गई, मतलब इनके जो ऑर्गन सिस्टम है वो अलग अलग स्पेसिफिक वर्क करने लगे। जैसे हमारा बॉडी ऑर्गन, हार्ट क्या कर रहा है, अलग स्पेसिफिक काम कर रहा है, क्या, पंपिंग ऑफ ब्लड। हमारी किडनी क्या है, अलग स्पेसिफिक काम कर रही है, क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अगर हमारा क्या लंग्स है, अलग सिस्टम काम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्यूरिफिकेशन, साथ साथ ऑक्सीडेशन, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का काम कर रहा है, साथ ही साथ हमारी बॉडी से डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहा है, मतलब कि हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर ऑक्सीजन ला रहा है। तो सबका अलग अलग फंक्शन हो गया, कहाँ से, ध्यान समझना, कहाँ से, एनिलिडा, कहाँ से ये काम शुरू हो गया, ये काम शुरू कहाँ से हुआ, ये काम शुरू कहाँ से हुआ, ये काम शुरू हुआ कहाँ से, ये काम शुरू हुआ हमारा एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स, कॉर्डेट्स, ठीक है, इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स। हुआ क्या यहाँ पे, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न्स विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हर एक सिस्टम जो है अलग अलग अपना स्पेसिफिक काम करने लगा। अब हुआ क्या, इसके कारण इसे हुआ क्या, दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिल गया, यहाँ पे हमको ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल गया। की बात क्लियर है क्या, हमको यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल गया, क्लियर है क्या। चल किसमें एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेट्स एंड कॉर्डेट्स, क्लियर इतनी बात। चलो जी यहाँ बात क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक बात क्लियर है, होप सो क्लियर होगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे ऑर्गन सिस्टम इज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट्स वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कह रहा कि ऑर्गन सिस्टम क्या है भाई, ऑर्गन सिस्टम हर एक एनिमल में एक ऐसा एग्जीबिशन है जो कि कॉम्प्लेक्स, भाई कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि उसमें ढेर सारे टिश्यूज काम कर रहे हैं और टिश्यूज के अंदर सेल्स काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी ना भाई, वही बात कह रहा है यहाँ पे। कह रहा फॉर एन एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे कह रहा है कि इन प्लेटीहेलमिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल दे रहा है, किसमें, प्लेटीहेलमिन्थेस में। कह रहा है कि हैज ओनली सिंगल ओपनिंग,
डाइजेस्टिव सिस्टम में प्लैटिहेल्मिन्थस में सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी to the outside of the body that serves as both mouth as well as anus. भाई देखो, प्लैटिहेल्मिन्थस में सिर्फ एक ही ओपनिंग है, प्लैटिहेल्मिन्थस में सिर्फ एक ही ओपनिंग है, वही उसी से वो खाना भी खाता है, उसी से वो निकालता भी है, मतलब that single opening serves as mouth as well as anus. इसमें देख रहे हो भाई सब, दोनों काम एक ही जगह हो रहा है, and is hence called incomplete. याद रखना, जिसमें एक ही ओपनिंग हो डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसे हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि देयर माउथ एज वेल एज एनस हैव अ सिंगल ओपनिंग एंड एक्ट्स एज बोथ एज सिंगल पार्ट। ठीक है, कह रहा है कि अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग। कह रहा है कि जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें दो ओपनिंग होगी। कौन कौन सी? माउथ की अलग होगी, उसमें माउथ की अलग ओपनिंग होगी, उसमें माउथ की अपनी अलग ओपनिंग होगी एंड एनस की अलग ओपनिंग होगी। इतनी बात क्लियर है क्या? माउथ की अलग ओपनिंग, एनस की अलग ओपनिंग। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। इसी के बेस पे सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है ओपन टाइप, दूसरा है क्लोज टाइप। भाई देखो, अब यहाँ तक बात अगर बता दिया मैं, तो आप तो इसको ऑब्वियस बात समझ सकते हो कि ओपन क्लोज क्या होगा। ओपन टाइप में होगा क्या? ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट and the cells and tissues are directly bathed. समझो बात, मतलब नहाना। देखो बात को समझो, इसको एक एग्जांपल्स में दिखाता हूँ यहाँ पे जरा। मान लो ये हमारी बॉडी है, ठीक है जी। अब इसमें ब्लड जो है ना, ओपनली यहाँ पे ब्लड फेंका गया, इसी ब्लड के अंदर। अब ये ओपनली ब्लड अगर फेंक दिया गया, तो इसी ब्लड में क्या करता है, हमारी सेल्स नहाएगी। मतलब कहने का मतलब इसी ब्लड में सेल्स को और टिश्यूज को फेंक दिया जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, क्लियर है क्या? एक ओपन टाइप है। ओपन टाइप ऐसा समझो कि मान लो बाल्टी है, बाल्टी में पूरा ब्लड भर दिया, मतलब ब्लड को ओपनली फेंक दिया गया, उसी में हमारी सेल्स, टिश्यूज सब नहा रही है। ठीक है, अब अगर क्लोज टाइप की मैं बात करूं, क्लोज टाइप में क्या है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स। सीरीज ऑफ वेसल्स मतलब वही हमारी जो कॉम्प्लेक्स में होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। ठीक है, ऑफ वेरियस डायमीटर्स, जैसे कि यहाँ पे दिया देखो, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। मतलब क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम इज स्पेसिफिक एज वेल एज मोर फंक्शनैलिटी। क्यों भाई? क्योंकि वो स्पेसिफिक टारगेट स्पेसिफिक होता है ना। हमें ब्लड चाहिए हमारे पैर को, तो भाई साहब पूरी बॉडी में क्यों भरें? सीधा यहाँ से भेजें, पंप करें हार्ट से, सीधा पैर के पास जाएगा। समझ में आएगा? टारगेटेड। दैट्स वाई क्लोज्ड इज मोस्ट फेवर्ड बाय द इवोल्यूशनरी सिस्टम। समझ में आएगा? हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के मिल गए हैं, ओपन एंड क्लोज। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट आता है हमारा 4.1.2 सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम देखेंगे फॉर सिमेट्री। सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम किस पे देखने वाले हैं? सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा हमारा सिमेट्री के बेस पे। सिमेट्री आप जानते हो क्या? जब हम कभी भी किसी भी चीज को इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, तो हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, देखो, एनिमल्स कैन कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्री। स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पॉन्जेस में कोई भी सिमेट्री नहीं होती, दैट्स व्हाई स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, तो हमारा आता है, अच्छा, दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू टू इक्वल हाफ। एसिमेट्री का मतलब है आप कहीं से भी काटो उस ऑर्गेनिज्म को, दोनों भाग उसके इक्वल हाफ में नहीं कटेंगे। दैट्स दे आर नोन एज एसिमेट्री। किसका एग्जांपल आता है एसिमेट्री में? स्पॉन्जेस का। याद रखना, when any planes are passing through the center of the axis, the body divides the organism into two identical half. आप अगर किसी भी बॉडी को काटो ऐसे एक्सिस पे, ऐसे प्लेनर एक्सिस पे, जहां से वो बॉडी जो है ना दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो याद रखोगे, व्हाट इज रेडियल सिमेट्री? ठीक है, याद रखना। आज के बाद याद रखोगे व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल सिमेट्री। चलो, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? रेडियल सिमेट्री। और ये रेडियल सिमेट्री हमें देखने को किसमें मिलती है, जरा ये भी याद कर लो। सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा हैव दिस काइंड ऑफ प्लेन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक
ठीक है जी। अब यहाँ पर हमें एक इमेज बेस देख लेते हैं। देखो ये है हमारा इमेज, देखो ये देखो हमारा, देखो रेडियल सिमेट्री इन एकाइनोडर्मेट्स, ये देख लो आप, देखो ठीक है, ये क्या है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री हम आगे देखेंगे। बाई मतलब जो दो, जैसे आप काट दो, ठीक है। जब इतनी बातें क्लियर है क्या? देखो अब कह रहा है 4, अच्छा ये हम रेडियल सिमेट्री किस में देखे, हमने 4.1a में, 4.1a, ये है रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल, ठीक है जी। कह रहा है कि एनिमल्स लाइक एनिलिडा, ऑर्थोपोड्स, एनिमल्स लाइक एनिलिडा, ऑर्थोपोड एटसेट्रा, where the body can divide into two identical half and right half is only one plane। मतलब जो उनका राइट हाफ हो केवल एक प्लेन से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में काट सकें, ऐसे को हम लोग बोलते हैं बाइलैटरल सिमेट्री। मतलब देखो ना भाई, बाई मतलब दो, मतलब यहाँ से मैंने काटा तो एक ये हाफ है, एक ये हाफ है, दो इक्वल हाफ, तो हम लोग बोलेंगे बाइलैटरल सिमेट्री, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसे? बाइलैटरल सिमेट्री, जो कि हम 4.1b में देख सकते हैं, जो हमने देख लिया, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट हमारा आता है 4.1.3, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, चलो नेक्स्ट हमारा 4.1.3 डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। देखो भाई, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, जब फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है कि जाइगोट हुआ सबसे पहला कंडीशन, देन उसके बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कह रहा कि दोज, अच्छा एनिमल्स विच सेल्स, अच्छा एनिमल्स द सेल्स आर अरेंज्ड 2 एम्ब्रियोनिक लेयर। अगर उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 लेयर की है, एक लेयर 2 लेयर, ठीक है। अगर वो 2 लेयर की है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? अच्छा 2 लेयर है एंड एक्सटर्नल जो बाहर है, तो पहली चीज तो 2 लेयर की हो, दूसरी हम बाहर वाली लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म और इंटरनल लेयर को बोलेंगे हम लोग एंडोडर्म। इंटरनल लेयर को बोलेंगे एंडोडर्म, बाहर की लेयर को बोलेंगे एक्टोडर्म, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको हम क्या कह सकते हैं? दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। अरे भाई डिप्लो, डाई 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 का मतलब 2 होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक, इसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। जो भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 लेयर है, डाई मतलब 2, मतलब डिप्लोब्लास्टिक लेयर 2 लेयर, ठीक है। तो जो कि हम इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो बाहर की जो लेयर है ये वाली, इसको हमने बोला है एक्टोडर्म, ठीक है, और अंदर की ये जो लेयर है एंडोडर्म, ठीक है। इसमें 2 ही लेयर होगी, समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल है डिप्लोब्लास्टिक का। लेकिन एक और बात कह रहा कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हम इनको बोलेंगे, और डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल जो है, देखो एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है एनसीईआरटी का फॉर नीट एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल क्या क्या होगा? सीलेंट्रेट्स, ठीक है। अब कह रहा है कि एन अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें डिफरेंशिएशन ना हो, डिफरेंशिएशन मतलब आगे चल के वो कोई भी अलग पार्ट में बढ़े ना, मतलब वो अलग पार्ट में बट ना जाए। अनडिफरेंशिएटेड लेयर कॉल्ड मीजोगिलिया, एक लेयर आ जाती है मीजोगिलिया, मीजोगिलिया लेयर, मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो भाई सिंपल सी बात है, सबसे बाहर की लेयर है, ये रही हमारी एक्टोडर्म, ये हमारी लेयर क्या है? एक्टोडर्म। और अंदर की लेयर है हमारी क्या? अंदर की लेयर है हमारी एंडोडर्म। अंदर की लेयर क्या है? एंडोडर्म, ठीक है। इन दोनों लेयर के बीच में एक लेयर आ जाए जिसको हम लोग बोल देंगे क्या? मीजोगिलिया। क्या? मीजोगिलिया, ठीक है। क्या लेयर आ जाए? मीजोगिलिया, जो कि हम इसमें देख सकते हैं, ये देखो इसमें, ये देखो मीजोडर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोगिलिया, ठीक है। ऐसा कंडीशन हो जाए तो दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैव थर्ड जर्म लेयर, जिसमें तीसरी जर्म लेयर आ जाए, मीजोगिलिया दोनों के बीच में आ जाए, और उसी को हम एक लेयर बोल देंगे, मीजोडर्म नाम दे देंगे उसको। देखो डर्म जो होता है, डर्मा स्किन से रिलेटेड है, स्किन रिलेटेड टर्म है, ठीक है, डर्म। तो यहाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मीजोडर्म। जो लेयर आई, मीजोडर्म की लेयर आई ना, इन बिटवीन किसके किसके बीच में? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, इसको हम क्या बोल देंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अरे हाँ भाई देखो ना, 3 लेयर आ गई, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। एंड एक्टोडर्म सबसे बाहर,
सबसे अंदर एंडोडर्म और बीच में आ गई मीजोगिलिया मतलब कि मीजोडर्म। देखो 3 लेयर हो गई ना, 1 2 3, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक किसमें हमें दिखने को मिलता है? ठीक है, किसमें? प्लैटीहेलमिन्थेस में। प्लैटीहेलमिन्थेस से कॉर्डेट्स तक सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। सब सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब सब में 3 लेयर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसमें हमने देख लिया इसमें। ठीक है जी, इसमें। चलो जी, इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस आता है 4.1.4, दैट इज सिलोम। सिलोम याद है क्या? मैंने बताया था बॉडी ऑर्गन और बॉडी के बीच का जो स्पेस है उसी को हम लोग बोलते हैं सिलोम। देखो कैविटी, छेद, बॉडी कभी भी एक टर्म है कैविटी, कैविटी का मतलब होता है छेद। जो वो छेद नहीं आप सोच रहे, लेकिन छेद ही है। कह रहा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी देखो भाई होता क्या, मैंने बोला नहीं बॉडी है, बॉडी के बीच ये रखा है, मान लो हमारा क्या ईसोफेगस। ईसोफेगस है ये, ईसोफेगस और इसके बीच में जो गैप है इसी को हम लोग बोलते हैं कैविटी, सिलोम, सिलोमेटिक स्पेस। ठीक है जी, कह रहा कि विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। याद रखना सिलोमेटिक स्पेस मेसोडर्म से ही बनती है। मैं कह दूं क्या, जिसमें अगर मेसोडर्म होगी उसी में सिलोमेटिक स्पेस होगी। ठीक है, कह सकते हैं ना, इट्स कॉल्ड सिलोम। क्लियर है क्या? बात करना है क्या? देखो यार, देखो ये बाहर की बॉडी, अच्छा मैं यहाँ पे बाहर की से मान लो, ये देखो ये बाहर की लेयर है, अंदर की लेयर है, ये है मान लो हमारी, ये क्या है, ये मान लो हमारी ये ईसोफेगस, ये है बॉडी ऑर्गन। देखो ना इन दोनों के बीच में ये स्पेस है ना, इसी को बोलते हैं सिलोम। देखो यहाँ पे दिया है सिलोम, समझ में आया क्या? कह रहा कि एनिमल्स पोजेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनके पास सिलोम होते हैं, सिलोमेटिक स्पेस होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे सिलोमेट्स। सिलोमेट्स एग्जाम्पल क्या होगा? किन किन में सिलोमेटिक कंडीशन दिखती है, किसमें सिलोमेट स्ट्रक्चर दिखेगा? पहला है एनिलीडा, एनिलिड्स में दिखेगा, मोलस्का में दिखेगा, ऑर्थोपोड्स में दिखेगा, इकाइनोडर्मेट्स में दिखेगा, हेमिकॉर्डेट्स में दिखेगा, कॉर्डेट्स में दिखेगा। किसमें? एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, हमारा इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स में सब में कैसे कौन सी स्टेज दिखेगी? सिलोमेटिक स्टेज। सिलोमेटिक स्टेज है मतलब उसमें सिलोम है। सिलोम है इसका मतलब क्या है? उसमें टिसिजम लेयर मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोगिलिया यानी कि मीजोडर्म स्पेस है। जी हाँ बिल्कुल। चलो जी, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? कह रहा है कि इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन। कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी में लाइनिंग नहीं होती, मतलब उसमें मीजोडर्म की लेयर नहीं होती। इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म होने की बजाय द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच। मीजोडर्म नहीं होती लेकिन मीजोडर्म की जगह पे एक स्कैटर्ड फैला हुआ छोटे छोटे पाउच होता है, छोटे। ठीक है, इन बिटवीन एक्टोडर्म, किसके बीच में? एक्टोडर्म के बीच में और एंडोडर्म के बीच में छोटे छोटे लाइनिंग होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? एंड सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सूडोसिलोम। ऐसे बॉडी कैविटी को हम लोग बोलते हैं सूडोसिलोम। मतलब देखने को तो, कहने को तो है, लेकिन वास्तविकता के साथ चलिए, वास्तविकता में नहीं है। तो दैट्स व्हाई सूडोसिलोम। सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, सिलो मतलब नॉट प्रॉपर्ली, फॉल्स सिलोम, फॉल्स स्पेस। ठीक है, एंड एनिमल्स पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सूडोसिलोमेट्स। और ऐसे पाउचेस जिनमें होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सूडोसिलोमेट्स। क्लियर है बात? एग्जांपल एस्कीहेलमिन्थेस। सूडोसिलोमेट्स किसमें होते हैं? एस्कीहेलमिन्थेस में होता है सूडोसिलोमेटिक कंडीशन। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। अब देखो भाई, जिसमें स्कैटर्ड पाउच भी ना हो, ऐसे में हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। जिनके पास स्कैटर्ड पाउच भी ना हो भाई, उनको तो हम एसिलोमेटिक कंडीशन बोल देंगे, एसिलोमेट्स। एग्जांपल एसिलोमेट्स में कौन? एग्जांपल होगा किसका? प्लैटीहेलमिन्थेस का। देखो भाई, हमारे पास 3 तरीके का सिलोमेटिक सिलोम मिला, 3 हमें सिलोमेट्स यहाँ मिले। कौन कौन से? पहला सिलोमेट्स। सिलोमेट्स वो जिसमें मतलब कि अंदर की लेयर और बाहर की लेयर के बीच का स्पेस होगा, मतलब उसमें मीजोडर्मल लेयर होगी, तो दे आर नोन एज सिलोमेट्स। सिलोमेट्स का एग्जांपल एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोड, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अब ऐसे एनिमल्स जिनमें जो मिडिल लेयर है मीजोडर्म वो प्रॉपर्ली ना हो, स्कैटर्ड पाउच के फॉर्म में फैला हो, टुकड़ों में हो, उसे हम लोग बोलेंगे सूडोसिलोमेट, फॉल्स सिलोमेट।
ठीक है। और ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं सूडोसिलोमेट्स, ठीक है, जिनमें सूडोसिलोम हो। अब तीसरा है हमारे पास ऐसे एनिमल्स जिसमें 2 ही लेयर हो, ठीक है, बॉडी सिलोम हो ही ना, तो मतलब उसमें तीसरी लेयर मेसोडर्म नहीं है, ऐसे को हम लोग बोलेंगे एसिलोमेट कंडीशंस। एसिलोमेट्स कौन है? प्लैटीहेलमिंथेस, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा 4.1.5 यानी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी के ऊपर ना सेगमेंट बनाओ। जैसे ये हाथ देख रहे हो मेरा, ये सेगमेंट है, एक, ये दो, देखो ये बॉडी है, सेगमेंट्स है, ठीक है। कस्टम इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली बाहर से एंड इंटरनली अंदर से डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होते हैं विथ अ सीरीज रिपीटिशन, और रिपीटेड ये कई होंगे, एक दो नहीं कई होंगे। एटलीस्ट सम ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो इंटरनली एक्सटर्नली क्या हो, सेगमेंटेड होंगे, रिपीटिशन सीरीज होगा, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अर्थवर्म, आपने अर्थवर्म तो देखा ही होगा, एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ ऐसा, देखोगे अर्थवर्म के ऊपर ऐसे ऐसे सेगमेंट होगा, ठीक है, लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है जी। द बॉडी शोज द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंट। मेटामेरिक सेगमेंट इनको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट्स, ठीक है जी। एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंट। क्या कहते हैं ऐसे फिनोमिना को, क्या बोलते हैं हम लोग इस फिनोमिना को? मेटामेरिक सेगमेंट। 4.1.6 हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक तरह का प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, मतलब मैं कह दूं स्पाइनल कॉर्ड का लाइट वर्जन, ठीक है जी। नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड, याद रखना तीसरी लेयर जो मेसोडर्म थी उससे ये डिराइव होती, कौन? नोटोकॉर्ड, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी, फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड। भाई देखो ये बात समझना, हाथ है ये है डॉर्सल साइड, ये है वेंट्रल साइड, ये है लेटरल। याद रखना हमेशा लेटरल की दो साइड होगी, एक लेटरल दो लेटरल। ये है डॉर्सल, ये है वेंट्रल, ठीक है, आप समझ गए। छिपकली ऐसे है, छिपकली का ये वेंट्रल, ये डॉर्सल ऊपर वाला हिस्सा, किनारे का दोनों हिस्सा वेंट्रल्स। क्लियर है? क्या कह रहा है? डॉर्सल साइड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम कुछ एनिमल्स में ये होता है जिनको हम लोग कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है जी। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉर्डेट। होगा ये कॉर्डेट कंडीशन में, कॉर्डेल में आएगा ये। दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। जिनमें ये कॉर्डेट नहीं होगा, उन्हें मतलब बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर है क्या? जैसे कि पोरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा से एकाइनोडर्मेटा में नोटोकॉर्ड नहीं होती है, नोटोकॉर्ड इनमें नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर है क्या? गुड। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है, लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा आता है 4.2 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो यहाँ पे स्टार्ट होता है। कहता है द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन गिवन। आगे हम देखेंगे इनमें जो कॉमन फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स क्या हैं और क्या डिफरेंस हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। किसमें? 4.2 में। अभी तक हम 4.1 देख रहे थे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, अलग अलग क्लासिफिकेशन, अलग अलग किंगडम, अलग अलग क्लासिफिकेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। अब उसके पहले हम देख लेते हैं इस फ्लो चार्ट को। इस फ्लो चार्ट से हमें एक वर्बल कहने का मतलब एक हमारे में इमेज बन जाएगी। ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, किंगडम कौन सा? एनिमिलिया, मल्टी सेलुलर होंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल होगा, ठीक है, और टिश्यू लेवल होगा, ठीक है। सेलुलर लेवल किसमें सेलुलर लेवल होगा। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होगा? अच्छा, सिमेट्रिकल किसमें होगा? मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं सेलुलर। बॉडी कैविटी सिलोम टाइप की होती है या फिर एसिलोमेट होती है, और ये पोरीफेरा में होगा। फाइलम किसमें देखने को मिलता है? ये सब पोरीफेरा में। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो या तो रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है। बॉडी कैविटी, अच्छा बॉडी कैविटी कैसा होगा? एसिलोमेट। और एसिलोमेट एग्जांपल किस किस फाइलम देखने को मिलता है? सीलेंट्रेटा, जिसको हम लोग निडेरिया भी कहते हैं, और टिनोफोरा में देखने को मिलेगा। और अगर सिमेट्री की मैं बात करूं तो ये कुछ बाइलेटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं, जो मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इक्वल। या अच्छा, इनमें कैविटी कैसी होगी? विदाउट बॉडी कैविटी होगा तो एसिलोमेट बोलेंगे। अगर इनमें स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, जैसा कि मैंने बताया मेसोडर्मल लेयर स्कैटर्ड फॉर्म में होगी तो हम क्या कहेंगे? सूडोसिलोमेट्स कहेंगे, ठीक है, फॉल्सिलोम। या फिर कहेंगे विथ ट्रू, जिनमें अगर ट्रू सिलोम होगा तो सिलोमेट कहलाएंगे, ठीक है। अगर जिनमें सिलोमेट एब्सेंट है, मिडिल लेयर मेसोडर्मल जिसमें एब्सेंट हो कहलाएंगे एसिलोमेट। इनका एग्जांपल्स क्या होगा? प्लैटीहेलमिंथेस,
जिनमें फॉल्स यानी सूडो सिलोमेट कंडीशन होगी, वो उनका एग्जांपल क्या होगा? एस्कियरमेंट थीस। अब जिनमें ट्रू सिलोम होती, मतलब कि प्रॉपर मिडिल लेयर यानी मेसोडर्मल क्लियर होती है, उन्हें हम कहते हैं क्या? सिलोमेटिक कंडीशन। उसका एग्जांपल एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये काइनोडर्मेटा पे स्टार क्या बना रखा है एनसीईआरटी ने? कुछ मेंबर्स में इनमें नहीं होती, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्टार बना रखा है। क्लियर है क्या? यहाँ तक हमने बेसिस देखा, ठीक है क्या? यहाँ तक हमने बेसिस देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फाइलम पोरीफेरा, दैट इज 4.2.1, और पूरे फाइलम को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर सच में अच्छा लगा हो, प्लीज आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? मोटिवेशन आएगी, हमारे पास ट्रू ऑडियंस आएगी, और होगा क्या? उससे हम अच्छा एक क्वालिटी कंटेंट देने का हमें कॉन्फिडेंस आएगा, और साथ ही साथ हमें एक तरह की मतलब कि एक विल भी आएगी कि मैं करूँ। ठीक है, अगर यहाँ तक आप देखे हो, अगर सचमुच ये अच्छा लगा हो, जो होप सो मुझे यही है कि मैंने अपना पूरा दिया है, आपको आया ही होगा। तो अगर इस वीडियो को आपको जरा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक दोस्त को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फर्दर लेक्चर्स देखो, कंटेंट को शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे हेल्दी।